हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगर आप डिसीजंस को अक्सर फॉलो करते हो तो आपने ये पर्टिकुलर लाइन बहुत बार सुनी होगी कि बेल क्या है, एक तरह का नॉर्म होता है और जो जेल है एक एक्सेप्शन होनी चाहिए। यानी कि हमें बेल बेल एक तरह का रूल होना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि उनको जेल में ही डाला जाए, बेल काफ़ी आसानी से मिलनी चाहिए। देखो, एक्चुअल में ऐसा क्यों है, आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, इंडिया क्या है, एक तरह की डेमोक्रेसी है, ठीक है। हाउएवर, जब हम बेल को एक तरह से हर केस में डिनाई करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है, हम एक पुलिस स्टेट की तरफ जाने लग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक अगेंस्ट जाते हैं। तो एक तरह से इंप्रेशन जाता है क्या, कि हम पुलिस स्टेट हैं और ना कि डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि बेल रूल होनी चाहिए और जेल सिर्फ एक एक्सेप्शन वाला केस होना चाहिए। उसी तरह से आप जानते हो, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना, एन वी रमन्ना जी। अब तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं। तो देखो, इन्होंने भी जाते टाइम अपने पर्टिकुलर स्पीच में ये चीज़ बोली है कि जो हमारा बेल मिलने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो चुका है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, यही एक तरह की पनिशमेंट बन चुका है। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इवन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको भी बोला है कि एक तरह से हमें एक अलग से ही लॉ लेकर आना चाहिए जो एक तरह से इस पूरे प्रोसेस को क्या करे, स्ट्रीमलाइन कर दे। ये जो बेल मिलने का प्रोसेस होता है इसको ही स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। तो इस वजह से ना, ये जो बेल वाला मुद्दा है ये काफ़ी बार न्यूज़ में आ चुका है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें। अब जब भी देखो इस चीज़ की बात होती है ना, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, उनमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा इससे रिलेट करता है। क्या वो आर्टिकल 14 है, क्या आर्टिकल 19 है, क्या 21 है, या और कोई आर्टिकल आपको लगता है जो इसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट होता है? आप मुझे मुझे ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं भी आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बट एक पर्टिकुलर आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इसके साथ ही आप जानते हो, देखो इंडिया में ना एक रूल फॉलो होता है। व्हाट इज दैट? द रूल इज अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि जब तक हमें दोषी साबित ना कर दिए जाए तब तक क्या होता है, हम निर्दोष होते हैं। हालांकि ये सारे केसेस में नहीं है। जैसे आप देखो ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, ठीक है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो गया, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। ये इवन पीनल कोड के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोविजंस है जहां पर हमें एक तरह से ये प्रोविजन नहीं मिली हुई, जहां पर कि हम निर्दोष होते हैं जब तक हमें दोषी साबित ना करा जाए, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के। अदरवाइज ऐसा केस है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, अगर इनोसेंट अंडर प्रूवल गिल्टी है, तो डेफिनेटली बेल एक रूल होना चाहिए और जेल एक एक्सेप्शन होना चाहिए, ताकि जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है उस चीज़ को हम प्रमोट कर पाएं। आई होप अब आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि कौन सा आर्टिकल है। अगर अभी भी नहीं समझे तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताना कि अब पता लगा कौन सा आर्टिकल है या नहीं है। तो देखो, थोड़ा सा ना बेल को हम समझ लेते हैं कि अलग अलग प्रकार की कौन सी बेल्स होती हैं। देखो, जो तीन मेन इंपॉर्टेंट बेल्स हैं उनमें क्या आता है, एक आती है रेगुलर बेल, एक एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है इंटरिम बेल। देखो, जब मैं बात करता हूं रेगुलर बेल की, रेगुलर बेल का मतलब, देखो रेगुलर रेगुलर से मतलब क्या होता है, ये उस बंदे को दी जाती है जो कहीं ना कहीं या तो अरेस्ट हो चुका है या फिर वो पुलिस कस्टडी में है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो ना, सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 437 हो गया, 439 हो गया, इनके अंदर क्या दिया जाता है, एक बेल एप्लीकेशन करी जाती है और उसके बेसिस पे उनको रेगुलर बेल मिल जाती है। तो ये तो सिंपल जो रेगुलर बेल होती है वो हो गया। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? देखो, एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग क्या होता है, एंटीसिपेट कर रहे हो, मतलब क्या एंटीसिपेट कर रहे हो, एक बंदे को लग रहा है कि भैया मुझे ना अरेस्ट किया जा सकता है। ध्यान दो, या अभी अरेस्ट हुआ नहीं है पर उसको लग रहा है, एंटीसिपेट कर रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। तो उससे पहले ही वो क्या कर दिया, उससे बंदे ने पहले ही क्या कर दिया, सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल डाल दी कि अगर मुझे कल को अरेस्ट किया जा पाए तो उससे पहले ही मुझे एक तरह की मैंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। रेगुलर बेल के अंदर क्या था कि अरेस्ट हो चुका है, पुलिस कस्टडी में है, तब वो बंदा बेल डाल रहा है, तो दैट इज रेगुलर बेल। पर अगर एंटीसिपेट कर रहा है, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। तीसरी कौन सी है? इंटरिम बेल। इंटरिम बेल में क्या होता है, इंटरिम बेल में इंटरिम मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको रेगुलर बेल मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा हो या फिर एंटीसिपेटरी बेल मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो छोटे टाइम के लिए जो बेल को ग्रांट किया जाता है दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरिम बेल।
आई होप आपको तीनों बेल के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब देखो इनकी को ना कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि किस कंडीशन में बेल हमें देनी चाहिए, जो हमें कोर्ट्स हैं वो किस कंडीशन में कब बेल देते हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो कुछ होते हैं हमारे बेलेबल ऑफेंसेस जहां पर थोड़ा आसानी से बेल मिल जाती है, तो वहां पे क्या कंडीशंस है, वहां कंडीशन ये है कि अगर जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास अगर सफिशिएंट रीजंस हैं या सफिशिएंट ग्राउंड है किस चीज के लिए, अगर उनको ऐसा लगे कि भैया शायद जो जिस बंदे को एक्यूज है शायद उसने ऑफेंस को कमिट किया ही नहीं, या फिर अभी और फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट होनी है एंड उसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये एक्यूज्ड ने एक्चुअल में कमिट किया है क्राइम या नहीं किया हुआ है, या फिर और इंक्वायरी से हमें और कुछ नए नए चीजें पता मिलने का आशंका हो, या फिर तीसरी चीज जो पर्सन है वो किसी और बड़े क्राइम के अंदर एक्यूज ना हुआ हो, जैसे कि इसको अगर इंप्रिजनमेंट ना हुई हो 10 साल तक की, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं हुई अभी तक, या फिर कभी डेथ के साथ इसको पनिशमेंट नहीं दी गई, तो उस केसेस में जो हमारे कोर्ट होते हैं उनके पास क्या हो जाता है, उनके पास एक तरह से सफिशिएंट रीजन मिल जाता है कि हाँ शायद ये बंदा एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, उस केस में उसको हम बेल दे सकते हैं। हाउएवर कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े नॉन बेलेबल कैटेगरी के होते हैं जहां पर थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है, तो वहां पर किन केसेस में दी जा सकती है, वहां पर दी जा सकती है अगर हमारे पास एविडेंस की कमी हो, अगर हम उसको प्रूव ही ना कर पाए, काफी डिफिकल्ट हो प्रूव करना कि एक्चुअल में यही बंदा एक्यूज्ड है, या फिर एफआईआर को दर्ज करने में काफी डिले चल रहा हो, ठीक है ना, तो तब भी उसको बेल दी जा सकती है। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर अक्यूज जो है वो वुमेन हो, चाइल्ड हो, ठीक है ना, या फिर किसी और वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करता हो, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हमारे कोर्ट्स हैं वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर बहुत ही ज्यादा बीमार हो जो एक्यूज्ड है, तो उस केसेस में भी बेल प्रोवाइड करी जा सकती है, ठीक है ना। ये कुछ मेजर केसेस, मेजर सिचुएशंस होती हैं जहां पर बेल प्रोवाइड करी जा सकती है। इसके अलावा भी देखो और केसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही देखो कोर्ट्स ने एक तरह का ना ट्रिपल टेस्ट बनाने की भी कोशिश करी हुई है। व्हाट इज दिस ट्रिपल टेस्ट, कि किस केस में हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट रिस्क, अगर कहीं ऐसा ना लगता हो कि एक्यूज्ड भाग सकता है, वो देश छोड़ के भाग जाए या किसी भी तरह से मतलब अंडरग्राउंड हो जाए, समथिंग लाइक दैट, अगर उनको ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा नहीं भागेगा, तो उस केस में उसको बेल, मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर नहीं भागेगा ना तो उसको बेल दी जा सकती है। उसी तरह से अगर ये लगे कि भैया वो एविडेंस को छेड़खानी कर सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, एविडेंस के साथ कुछ चेंजेस कर सकता है, तब उसको बेल देने से रोका जा सकता है। या फिर तीसरी चीज है विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में होता है कि जो गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनको कई बार कुछ पैसे देके, कुछ किसी चीज का लालच देके या कुछ और थ्रेटनिंग कॉल्स देके उनको विटनेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो अगर कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है जो एक्यूज्ड है वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उस केस में भी इस चीज को रोका जा सकता है, बेल देने से मना किया जा सकता है। उसके साथ ही देखो 2019 में ना पी चिदम्बरम केस हुआ था, राइट। इस पी चिदम्बरम केस के अंदर क्या बोला था कोर्ट्स ने, तो कोर्ट ने ये बोला था कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को भी हम एक चीज ट्रिपल टेस्ट के साथ देखेंगे। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का मतलब कि भैया जो ऑफेंस किया गया है वो कितना, मतलब उसका क्या किस तरह का ऑफेंस है, कितनी उसकी ग्रेविटी है, ठीक है ना, कि मतलब कितना एक तरह से कितना उसका इंपैक्ट था, ठीक है। तो उस तरह की कितना खतरनाक ऑफेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीजें भी चेक करी जा सकती हैं इन एडिशन टू दिस ट्रिपल टेस्ट। तो ट्रिपल टेस्ट क्या है, साथ ही साथ बेल किस पर्टिकुलर कंडीशन में दी जा सकती है, या फिर स्पेशली किस प्रकार की बेल होती है, दैट इज रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, हमने ये चीजें अच्छे से समझ ली। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल होता है, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 21, ठीक है ना। देखो और भी आर्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स हमें बहुत आर्टिकल्स के थ्रू मतलब ये चीज प्रोवाइड करी जाती है, पर आर्टिकल 21 के अंदर आप जानते हो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी वाली चीज है ना, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है इन बेल को मिलने के लिए, क्योंकि देखो पर्सनल लिबर्टी आप जानते हो हमारे बहुत सारे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी बोला है कि जो पर्सनल लिबर्टी है ना वो फंडामेंटल है इंडिया के अंदर, राइट। और यही आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है फॉर वॉट एवर दैट इज बेल इज द रूल एंड जेल एक्सेप्शन है। जेल सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होनी चाहिए, जो नॉर्म होना चाहिए दैट इज बेल। और साथ ही साथ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से ही इमर्ज होता है, ठीक है। तो आई होप ये बेल के रिगार्डिंग जो मुद्दा था ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपसे कल को ये इन चीज़ों के बीच में फर्क पूछा जाए, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों का अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे कि सर पीएसआई का आईआईआर का जो ऑप्शनल का कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है हमारा
12 सितंबर से, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर कोर्स सुमित सर एंड जो बाकी हमारी टीम है उनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। दिस इज अवेलेबल इन ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन, तो आप डेफिनेटली video.onlyis.in पे जाके इसको एनरोल कर सकते हो। उसी तरह से आप में से जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेज्ड कोर्स चाहते हैं जहां पर बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक ओवरऑल पूरा कंपोनेंट का डिस्कशन किया जाए, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली इस जीएस फाउंडेशन कोर्स दैट इज प्रारंभ के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं, ठीक है। तो आप में से किसी को डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज video.onlyis.in पे जाके आप इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप भी इस तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।